हेलो एवरीवन, दिस इज करण झा। वेलकम टू आईटी ज्ञान यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में जो है हम चैप्टर 1 कंटिन्यू करने जा रहे हैं साइंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। लास्ट वीडियो तक बच्चों हम रिएक्शंस के टाइप देख चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था कि जब दो सब्सटेंसेस को मिला के एक सिंगल चीज बन रही है उसे कॉम्बिनेशन बोला जाता है। डीकंपोजिशन हमने पढ़ा था कि जब एक सिंगल सब्सटेंस को तोड़ के कोई दो या दो से ज्यादा चीजें बनाई जा रही है उसको डीकंपोजिशन बोला जाता है। अब ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे कैरी आउट की जाएगी, कैसे अकर करवाई जाएगी, कैसे होगी, ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में, इस लेक्चर में देखनी है। ठीक है। डीकंपोज का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, डीकंपोज का मतलब होता है तोड़ना। अगर आपको किसी भी चीज को तोड़ना है तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई सब्सटेंस पड़े पड़े अपने आप टूट जाएगा, आपको उसको कुछ देना पड़ेगा, कोई एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो ब्रेक डाउन हो। ठीक है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है। अब ब्रेक डाउन हो रही है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हमें ये पता है कि एनर्जी कई सारे टाइप्स की होती है। क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए हैं कि एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हम 3 टाइप की एनर्जीज का यूज करते हैं और इसी ब्याह पे डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है थर्मल डीकंपोजिशन। बच्चों, यहां पे कहीं पे भी अगर आपको साइंस में थर्मल वर्ड दिख जाए, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है। तो जब किसी डीकंपोजिशन रिएक्शन को आप हीट की मतलब गर्म करके या मतलब टेम्परेचर की हेल्प से आप डीकंपोजिशन करवा रहे हो, इसको जो है थर्मल डीकंपोजिशन कहा जाता है। डीकंपोजिशन कैरीड आउट बाय हीटिंग। हीटिंग का मतलब होता है गर्म करना। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करके किसी चीज को तोड़ रहे हो, ठीक है, किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हो, इसे थर्मल डीकंपोजिशन कहा जाता है। बच्चों, यहां पे एक आपका सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। जब इस लाइमस्टोन को आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो आप लोगों को ऐसा दिखेगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? इसको बोलते हैं क्विक लाइन। क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को हीट करने पे 2 चीजें निकल रही है, यानी कि ये ब्रेक डाउन हुआ। किसकी हेल्प से हुआ? हीट की हेल्प से हुआ। इसे कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। अगला आता है आपका लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में क्या होता है? जब इसको आप हीट करोगे, लेड ऑक्साइड, जब इसको आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 3 प्रोडक्ट्स आपके सामने आएंगे। कैसे तोड़ा है? सेम वही हीट की हेल्प से तोड़ा है। लाइक लेड नाइट्रेट को किसी बीकर में रख के उसको बर्नर की हेल्प से गर्म किया है, तो आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है। तो इसको भी आप थर्मल डीकंपोजिशन के नाम से जानते हो। ठीक है। अच्छा, यहां पे जो अगला पॉइंट आपका आता है वो आता है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन का मतलब बच्चों क्या होता है? जैसे यहां पे मैंने आपको बताया कि थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, वैसे ही फोटो, साइंस में अगर आपको कहीं पे फोटो दिख जाए, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है सनलाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। तो अगर कहीं पे आप डीकंपोजिशन करवा रहे हो, ठीक है, सनलाइट की मदद से, डीकंपोजिशन कैरिड आउट बाय सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से जब डीकंपोजिशन होता है तो इसको हम फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल जो है आपका, ये सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट की हेल्प में, अच्छा बच्चों, कई किताबों में ना आप ये एरो के ऊपर सनलाइट लिखा हुआ देखोगे। ठीक है। कई बुक्स में सनलाइट लिखा हुआ नहीं होता। ठीक है। एरो के निशान के ऊपर कई बुक्स में आप एच म्यू लिखा हुआ देखोगे। तो सनलाइट को यहां पे हम एच म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एच म्यू क्या होता है और सनलाइट को हम एच म्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी कारण है। सनलाइट को एच म्यू से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो एच म्यू से ही रिप्रेजेंट की जाती है। ये फॉर्मूला प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो एच है इसको प्लैंक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे सनलाइट, जब आप फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन कराओगे तो यहाँ पे एरो के निशान के ऊपर आप एच म्यू लिखोगे। एच म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? सनलाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना है, कहीं आपको एच म्यू लिखा हुआ दिख जाए तो वो सनलाइट की एनर्जी है।
ठीक है। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के टाइम पे आप एरो के ऊपर HMO लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट पे मतलब सनलाइट के नीचे डालने पे मतलब डिकम्पोज हो गए, टूट गए, इतना मतलब इतना सेंसिटिव। तो बच्चों ऐसा होता है कि जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये दो सब्सटेंसेज हैं, ये बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव होते हैं। लाइट सेंसिटिव कहने का मतलब है कि लाइट पड़ते ही टूट जाने वाले, ठीक है। ये दोनों सब्सटेंसेज बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं, लाइट पड़ते ही टूट जाते हैं, इसलिए इनको जो है सनलाइट में डालने पे इनके दो हिस्से हो गए, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। और AgBr के केस में सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन अलग हो गया। तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ है इसको आप क्या बोलते हो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा, ये जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों, इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी होता है। ये क्वेश्चन MCQ में कई बार आया हुआ है कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का यूज कहां पे होता है, तो इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। अगला जो आपका एग्जांपल आएगा, अगला टाइप आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका तो बच्चों आपको नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। तो जब डिकम्पोजिशन आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके करवाते हो, ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करवाया जा रहा है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों क्या है, H2O, वाटर। आप वाटर को किसी कंटेनर में रखो, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे आप क्या देखोगे कि इस वाटर में से हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। ये जो हाइड्रोजन अलग हुआ है ये कहां पे जाएगा, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, एनोड पे। बच्चों ये पूरी प्रोसेस आपकी NCERT में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई कंटेनर लेना है, ठीक है, इस कंटेनर में आपको पानी भरना है, इसमें आपको 2 रॉड डालनी है। 2 रॉड का मतलब कोई भी 2 रॉड डाल सकते हो आप, ठीक है, कोई भी मेटल की 2 रॉड्स डालनी है। इसमें जो है ऊपर एक बैटरी कनेक्ट करना है, इसमें जो है आपको एक बैटरी कनेक्ट करनी है। बैटरी कनेक्ट करने पे आप क्या देखोगे, जैसे ही आप ये स्विच ऑन करोगे इसका, आप देखोगे जैसे ही करंट पास होना शुरू हो जाएगा इस पानी में, तो एक इलेक्ट्रोड पे आपका हाइड्रोजन चला जाएगा और एक इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीजन चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोड पे आपका हाइड्रोजन गया है और एक इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीजन गया है, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रोड पे आपका हाइड्रोजन जाएगा उसे आप बोलोगे कैथोड, जिस इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीजन जाएगा उसे आप बोलोगे एनोड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का वन एंड ओनली एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो है वाटर। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है, हाइड्रोजन जाएगा आपका कैथोड पे और ऑक्सीजन जाएगा आपका एनोड पे। ये कैथोड और एनोड बेसिकली मेटल की 2 अलग अलग रॉड्स होती है। रॉड मेरे ख्याल से आप लोग जानते हो, तो कैथोड और एनोड मेटल की अलग अलग रॉड होती है। जिसपे हाइड्रोजन जाएगा उसको कैथोड बोलेंगे, जिसपे ऑक्सीजन जाएगा उस पर एनोड बोलेंगे। अच्छा बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक रिएक्शन डिस्कस करी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। यहां पे आ रहा है एन का मतलब क्या होता है, एंटर। कहीं पे भी आपको अगर EN लिखा हुआ दिख जाए मतलब क्या होता है इसका, एंटर। तो जिसमें हीट एंटर हो रही है, लाइक हीट का अब्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बेसिक सी बात है। एक्सो में क्या हो रहा था, एग्जिट, हीट रिलीज हो रही थी। एंडो में क्या हो रहा है, एंटर, यानी कि हीट अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। यहां पे डिकम्पोजिशन के केस में एनर्जी जो है अब्सॉर्ब की जाती है। आप देख रहे हैं तीनों केसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी को अब्सॉर्ब किया जा रहा है। एनर्जी को अगर अब्सॉर्ब किया जा रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें हीट का या किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी का अब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। वहां पे मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे वो आपका कॉम्बिनेशन होगा। बट ध्यान रखना है सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो आपके कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे वो सारे कैसे होंगे, एंडोथर्मिक, क्योंकि हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको हीट या कोई भी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपको डिकम्पोजिशन करवाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी।
ठीक है, तभी जो है कोई चीज ब्रेक डाउन होगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों यहां तक जो है हमने अभी तक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स वगैरह देखे हैं, इनके एग्जांपल देखे हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं अगली वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों एक टॉपिक आता है उसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर इसके बाद तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीधा करना चाहिए। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब तक आपके किसी काम की नहीं है जब तक आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है या रिएक्टिविटी सीरीज का आपको नहीं पता। पहले रिएक्टिविटी सीरीज को आपको समझना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है पहले तो ये समझो। आपने देखा होगा आपके आसपास के कुछ सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में जाते ही खत्म हो जाते हैं, जैसे सोडियम या पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को आप एनवायरनमेंट में डालोगे गायब हो जाएंगे। इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से काट सकते हो आप उन्हें। क्या गोल्ड को आप चाकू से कट कर सकते हो? गोल्ड इतने समय तक एनवायरनमेंट में क्यों रहता है? लाइक हमारे मतलब किसी ने 200 साल 300 साल पहले अगर कोई गोल्ड खरीदा होगा तो वो गोल्ड आज तक जो है उनके पास संभाल के रखा हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? जबकि सोडियम अगर मेरे पास आज मैंने बाहर निकाल दिया तो वो मतलब मुश्किल से मुश्किल मतलब कुछ घंटों या कुछ आवर्स में जो है खत्म हो जाएगा, कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि कोई मटेरियल तो मतलब सालों साल चल रहा है, सैकड़ों साल चल रहा है, और कोई सब्सटेंस जो है मतलब कुछ घंटे भी नहीं चल पा रहा? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई सब्सटेंस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, कोई सब्सटेंस बहुत सैकड़ों साल तक चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो ऐसा होता है रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से। रिएक्टिविटी सीरीज आपको यह बताती है कि कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कितना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, इसमें जो ऊपर के कुछ सब्सटेंसेस, कुछ एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे के कुछ दिख रहे हैं ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है ऐसी सीरीज जो आपको सब्सटेंसेस की रिएक्टिविटी के बारे में बता दे। ऐसी सीरीज जो सब्सटेंसेस की रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के बारे में बता दे, उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। यहां पे आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये जो 4 एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मतलब बहुत रिएक्टिव, लाइक एनवायरनमेंट में जाएंगे और रिएक्ट कर जाएंगे किसी ना किसी के साथ। एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। फेरस का मतलब बच्चों आयरन होता है, फेरस को आप आयरन भी बोल सकते हो। ठीक है, लोहा। तो यहां पे एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और लीड। ठीक है, ये जो 4 एलिमेंट है आपके, ये 4 एलिमेंट आपके जो है मीडियम रिएक्टिव होते हैं। लाइक ऐसा भी नहीं है कि कुछ घंटों में ही रिएक्ट कर जाएंगे, इनको रिएक्ट करने में समय लगता है। ऐसे अगर आपने आज कोई लोहे का सामान बाहर रखा है तो उसको कुछ दिन या कुछ महीने या हो सकता है कभी कभी तो कुछ साल लग जाते हैं खराब होने में। लाइक लोहा अगर आपने आज बाहर रख दिया तो ऐसा नहीं कि कल वो खराब हो जाए, कल उसमें जंग लग जाएगा। बहुत समय लगता है लोहे में जंग लगने में, बट लग जाता है। रिएक्टिव तो होता है बट मीडियम रिएक्टिव होता है, इमीडिएट रिएक्ट नहीं करता है, बट कुछ समय बाद आपका रिएक्ट करना शुरू कर जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इनको कहते हैं मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो नीचे के लास्ट जो 4 हैं ये बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मतलब ये ऐसे एलिमेंट है जो कभी रिएक्ट ही नहीं करते या बहुत सालों में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम जो है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें आपका सिल्वर एंड गोल्ड लास्ट में आता है। इसके बाद भी एक एलिमेंट होता है प्लेटिनम बोलते हैं। प्लेटिनम इनसे भी कम रिएक्टिव होता है, वो तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड जो है आपका कम रिएक्ट करता है, सिल्वर भी बहुत कम रिएक्ट करता है। तो जो लास्ट के एलिमेंट है ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ऊपर के 4 बहुत रिएक्टिव होते हैं, बीच के 4 मीडियम रिएक्टिव होते हैं। बच्चों इसका यूज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आज बता रहा हूं, बाकी हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा। तो इसमें अगर कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट कोई भी हो, लाइक मान लीजिए आपका सोडियम है, तो ये सोडियम क्या करेगा, जिंक को उसकी जगह से हटा देगा, या जो जिंक है ये फेरस को उसकी जगह से हटा देगा, या एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम फेरस को उसकी जगह से हटा देगा। ठीक है, या आयरन जो है ये कॉपर को उसकी जगह से हटा। जो भी ऊपर वाले एलिमेंट है जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ये नीचे वाले एलिमेंट्स को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो आपको ये चीज थोड़ी सी समझनी है, डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब अगर जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। बच्चों एक बार आप इतना नोट करो, फिर हम इसको आगे की बात करते हैं। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए एक बार। हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा
ठीक है, अगली वीडियो में हम जो है इससे आगे की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। इतना एक बार आप लोग अच्छे से पढ़े, इसको समझें। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताएं। बच्चों आप जो है ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर दिया करें। अगर कुछ कमी है वो भी बताएं कि हाँ सर आपकी वीडियो में ये कमी आ रही है या ये टॉपिक सही से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज जो है इस पोर्शन में, इस वीडियो में ये चीज अच्छी थी, वो भी जरूर बताएं। इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आगे काम करते रहने के लिए जो है एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रही है चीज, जो हमारी कोशिश है वो सफल हो रही है। ठीक है, तो ये चीज जरूर करें आप, कमेंट में अपने पॉजिटिव फीडबैक्स या जो भी आपको कमी भी दिख रही है तो आप कमी भी बताएं कि हाँ भाई ये जो है आपकी वीडियो में कमी है, या अगर कुछ पॉजिटिव फीडबैक आपके पास है तो वो भी कमेंट में जरूर शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी रीच हो। ठीक है, और जो है उन बच्चों का भी फायदा हो पाए। मिलते हैं बच्चों के लिए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।